स्टूडेंट्स। आज हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि MMPC 003 है हमारा, इसमें MBA में, तो इसकी हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब पास्ट ईयर्स में भी और इस बार जो प्रेजेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी आया है। इसमें हमारा क्वेश्चन आया है, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड। क्या क्या 1991 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। तो ये क्वेश्चन जब तक आप मतलब चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इंटरेस्टिंग वे में इसको समझेंगे नहीं, आपको नहीं पता होगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। जैसे कि ये इन्होंने पूछा है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस का इससे कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर, मतलब पढ़ना हो पढ़ लो, लेकिन जो मेन एरियाज हैं जिस पे आपको फोकस करना है ये है अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल प्रमोशन। वो पूछ सकते हैं कौन सी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी जिसने फोकस किया था इंडस्ट्रियल प्रमोशन पे। ठीक है, और एक है स्टेजेस ऑफ प्रायर, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की प्रायर इन 1991 से पहले क्या क्या स्टेजेस थी। जैसे 1948 में क्या हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ था। ये सब इन्होंने मतलब इस क्वेश्चन के ज़रिए ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपने, ये अगर चैप्टर आप खोल के देखें तो इससे बड़ा आपको बोरियत वाला और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी PDF से ये पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन मकसद क्या था, क्या वो मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडिया में क्या हुआ था कि ये पॉलिसी प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव एंड बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इकोनॉमिक रेगुलेशंस इन द कंट्री। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। एज द नेम सजेस्ट, अब जैसे नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी फोकस कर रही है, देखो क्या कह रही है, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाम है ना, मतलब कि नई पॉलिसी जो कि इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सके। ठीक है, डेवलप होने के लिए, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग, ये देखो लिखा हुआ है ना, इसमें मेन मीनिंग ही ये है, डेवलपिंग और सस्टेनिंग इंडस्ट्रीज। नाउ हाउ एवर दीज इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड अमंग वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्टर, इसको पढ़ते हैं। ये है हमारी पहली, अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम PSUs। PSU क्या थे हमारे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट किया इन्होंने, प्राइवेट, मतलब कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। कैसे, इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करके इसको बाहर निकाल दिया। जैसे अगर पहले 28 इंडस्ट्रीज थी तो इसको हमने क्या किया, मर्ज करके एक्विजिशन करके सिर्फ 14 रहने दी। ठीक है, और इसका हटाकर हमने कहाँ किया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में। ये अगर आप इसमें पढ़ेंगे ना तो इसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ है, देखो। एंड दस इट्स रोल हैज़ बीन रीडिफाइंड, इसके रोल को रीडिफाइन किया गया। कैसे, कि बहुत सारे चेंजेस किए गए जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। यही मैं आपसे बता रही थी कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया और किसको दे दिया, प्राइवेट के अंडर काफ़ी सारे कंट्रोल और अंडरटेकिंग्स दे दी, सो दैट कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, काफ़ी सारे जॉब्स का इन्वेंशन हो। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ज़रूरी नहीं है ना हर कोई जाए, काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट के लिए तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सबका हो जाता है। तो इसलिए वो बेचारे प्राइवेट में भी जाने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट कहीं तो जॉब लगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एडिशनली द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। ठीक है, किस पे फोकस किया गवर्नमेंट ने, FDI पे। तो बिगेस्ट एडवांटेज क्या था 1991 का, कि इट एंडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, उसने इंडस्ट्रियल को लाइसेंस देना बंद कर दिया था, विच टर्न इनटू ग्रेट रिलीफ फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को बहुत रिलीफ मिला कि पब्लिक सेक्टर हटे, शुक्र है। उसके बाद हाउ एवर स्टिल इन सम हैजार्डियस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, केमिकल इंडस्ट्रीज, इनको ज़रूरत अब भी पड़ती है, टोबैको, केमिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो ये थोड़ी हार्मफुल हैं, जिससे पता है कि सोसाइटी अगर यूज़ करने लगी तो हार्म हो सकता है। नाउ इन कंपैरिजन विद द लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी NIP 1991 केम विद मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस और प्रूव की गई कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अब देखो आप इस लैंग्वेज को पढ़ो तो आपको लगेगा कि यार मेरे को तो सारा समझ आ रहा है और मैं अब इस बार ना सच में क्वेश्चन को फोड़ के आऊँगा।
है ना। तो इसी तरह आपको इजी लैंग्वेज में ये चैनल हम प्रोवाइड करते रहेगा, ये स्टडी मटेरियल। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टफ से टफ चैप्टर हम उसको इजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिडंट ओनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट ऑल्सो किस पे फोकस किया उसने, एलपीजी पे भी किया, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसकी इन तीनों की मैं आपको क्लास अलग से दे दूंगी सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें मेनली होता क्या है, क्योंकि हमने सुना तो ये बचपन से है। जब हम आई थिंक 12th में थे, 11th में थे, तब से हमने इको में पढ़ा हुआ है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसके बारे में मेन क्या है, कैसे हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में इसका डीप मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ थ्रू दिस पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, प्राइवेटाइजेशन को स्टार्ट किया गया एक बड़े स्केल पर, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर इन NIP 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेन फोकस क्या था उसका कि इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट, एंड दस इन द गवर्नमेंट लिबरल पॉलिसी ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फोकस किस पे था कि भाई फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ाओ और फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाओ, सो दैट कि बाहर का पैसा इंडिया में आए और इंडिया की जो मनी करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। अब भी आजकल यही हो रहा है कि उसको 74% इंक्रीज़ कर दिया है ना FDI को। तो यही पॉलिसीज़ हैं। नाउ उसके बाद विद द एंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 1991 आफ्टर द लॉन्च ऑफ NIP, जब लॉन्च हो गया NIP, देयर वर ओनली सेक्टर लेफ्ट फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज रिक्वायर्ड। तो दिस रिजल्टेड इन रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगा, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन GDP, अब जब ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी मतलब क्या होगा, हमारा जॉब भी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी तो भाई ऑटोमेटिकली देश का ग्रोथ तो होगा जब हमारी नई पीढ़ी काम करेगी। तो द ईरा ऑफ रेड टेपिज्म क्या होता है, जो भी हैम्पर करे हमारे डेवलपमेंट में या फिर ग्रोथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। न्यू मीनिंग आपने सीख लिया है, इसको यूज़ करो सो दैट कि जो एग्जामिनर हो ना उसको लगे हाँ यार पढ़ाई की है इस बच्चे ने। तो जस्ट एंडेड आफ्टर द एंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नाउ NIP 1991 फोकस्ड मेनली ऑन लिबरलाइजेशन। NIP ने सबसे ज़्यादा किस पर किया फोकस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड दैट बॉट सिमिलर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, ठीक है। अब देखो आपका 3 पॉइंट में या 4 पॉइंट में हद से ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा कि यार अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसका मैं कर दूंगा, है ना। अब है हमारे फीचर्स, इसको पढ़ना थोड़ा इसलिए ज़रूरी है कि आपको और डीप में समझ आ जाए। एंड ऑफ रेड टेपिज्म विया इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, अभी बताया रेड टेपिज्म क्या होता है, जो हैम्पर करे ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। जस्ट एंडेड इन इंडिया एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया था, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी इन 1991, ठीक है। डी लाइसेंसिंग क्यों ज़रूरी था, PSUs को हटाना था, ठीक है, सो दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ सके। नाउ एनीवन, आपको ना ये सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं आपको बोल बोल के ही इतना पका दूंगी कि आप सोचोगे यार अब तो रट गया, बस करो मैम अब नहीं पढ़ना। अब तो हम दादा बन चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो नाउ एनीवन कैन इजीली स्टार्ट हिज हर इंडस्ट्री विदाउट एनी लाइसेंस इफ दैट इंडस्ट्री डजंट कम अंडर द 15 सेक्टर्स। अगर ये 15 सेक्टर के अंदर नहीं आती तो इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई, ठीक है। विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। नाउ विद द ईज ऑफ लाइसेंसिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बिगिंस एट अ रैपिड पेस, ये तो हमने बिल्कुल समझ लिया। तो देयर आर ओनली 13 सेक्टर लेफ्ट फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड, केवल 13 सेक्टर ऐसे बचे थे जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत थी, बाकी सबको हटा दिया गया। नाउ रिफॉर्म्स इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ NIP 1991 वाज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ही एक ऐसा पार्ट बना दिया गया कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसको बना दिया कि नेशनल जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पहला फीचर ही ये होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंडर विच GOIs मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ईज एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड भी होगा इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो दिस रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन अमंग इंडस्ट्रीज एंड अट्रैक्टेड मोर FDIs। अब देखो
जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा कंपटीशन, तो इंडस्ट्रीज़ को लगेगा भाई मैं इससे ऊपर जाऊंगा, मैं नंबर वन बनूंगा, तो उससे क्या होगा, एफडीआई ज़्यादा आएगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ डी रिजर्वेशन पॉलिसी, डी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है, बिफोर द लॉन्च ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पब्लिक सेक्टर हेल्ड रिजर्वेशन इन सम ऑफ द की इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स. However, after the launch of NIP, the reservation policy was abolished, that the providing equal opportunity to private sector to invest in the key areas. क्योंकि पहले बेचारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को कोई पूछता भी नहीं था, सबको क्या था, भाई मेरे को तो पब्लिक इंडस्ट्री में जाना है, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबका यही था। लेकिन अब जैसे जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, PSUs को हटाकर किसको कंट्रोल दे दिया है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, तो अब भाई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी निखरने लगी हैं। तो चलो, however still three sectors are reserved for PSUs, they are mining, atomic energy and railways. ये आज भी हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, माइनिंग, ऑटोमिक एनर्जी और रेलवेज, ये 3 इंडस्ट्रीज़ बची हैं, ठीक है। नाउ अब क्या किया इन्होंने, अबॉलिशन कर दिया है MRTP एक्ट का 1991 में। देखो MRTP एक्ट, वैसे ये बताओ बच्चों कि MRTP एक्ट है कौन सा। भाई मैम हमें तो सब कुछ पता है, आप ऐसे हमसे इतने इजी क्वेश्चंस ना पूछा करें। हाँ जी बिल्कुल, बट कभी कभी पूछ लेना चाहिए। तो MRTP एक्ट हमारा किस में आता है, 1969 में, ठीक है। तो MRTP एक्ट वॉज एबॉलिश्ड अंडर द NIP, दस फ्रॉम 2010 द कॉम्पिटिशन कमीशन जम्प्ड इनटू द मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन टू कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। सो इजी। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स रिलेटेड टू PSUs, क्या क्या रिफॉर्म्स भाई रिलेट करते हैं PSUs से। तो NIP 1991 एम टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ PSUs, ठीक है। क्या होते थे पहले कि एनहेंस और प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए PSU की, तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी न्यू स्ट्रेटेजी एंड प्रायोरिटी एरियाज फॉर PSUs। तो ऑल्सो PSUs दैट वाज एन लॉस वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि हमें दे दो ये वाली इंडस्ट्री, हम इसको निखार देंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई तुम ही ले लो, किसी तरह इसका बेचारे का पास हो जाए, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, नाउ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, सो दैट कि हमें भाई हमारे पास मैटर की कमी ना हो, हम वहाँ पे वो हमें बोले कि तुम्हें सिर्फ 5 नंबर में करना है और हम ऐसा करके आ जाएं कि भाई 10 नंबर में भी ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 provided to be quite advantageous for the Indian economy, and some of its major advantages are: industrial policy 1991 provided to be quite advantageous for the Indian economy and some of its major advantages, ओहो ये तो 2 बार कर दिया इन्होंने, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो एट रैपिड पेस एज देयर वर फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हमें पता चल चुका है। लिबरलाइजेशन मतलब छूट दी गई इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को, सो दैट कि इंडस्ट्री ग्रो कर सके रैपिड पेस पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बनाए हैं सो दैट कि एक बार जस्ट रीड आउट करो और ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। और क्या लिखना है क्वेश्चन में बिल्कुल समझ आ जाए। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यू टू NIP क्या है, इंक्रीज करता है GDP, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, कैपेसिटी इंक्रीज करता है, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आपको पढ़ के भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना क्यूट सा डायग्राम बनाया है हमने, टाइमलाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, टाइमलाइन के साथ मैंने इसको परफॉर्म किया है इस वाले डायग्राम को कैसे, इसमें हमने ये बताया है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1948 की, 56 की, 77 की, 80 की, 1990 की और 1991 की। तो रेड टेपिज्म पब्लिक सेक्टर हुआ था किसमें, 1948 में, 56 में प्राइवेट सेक्टर को पुश किया टू बैकड्रॉप, ठीक है। और 1977 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1980 में क्या हुआ था, नो रेडिकल चेंजेस इन फॉरेन कोलैबोरेशन। 1990 ये जस्ट तुम्हें समझने के लिए है, किसी को अगर डीप नॉलेज चाहिए तो वो इसको पढ़ सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये 1948 में हुआ था। और 1991 में क्या हुआ था, फेल टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, फेल टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो आउटकम्स क्या निकले थे भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के, हम इतना पढ़े जा रहे हैं इसके बारे में, इसके आउटकम्स क्या थे, इसके आउटकम्स थे कि 1991 पॉलिसी मेड लाइसेंस परमिट एंड कोटा राज अ थिंग ऑफ पास्ट,
इट अटेम्प्टेड टू लिबरलाइज द इकोनॉमी बाय रिमूविंग द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इन्होंने क्या किया, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था ना, उसके हर्डल्स को रिमूव कर दिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। अब क्या हुआ, लिमिटेड रोल जो था पब्लिक सेक्टर का वो रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। देखो कितने अच्छी बात की कि जो पब्लिक सेक्टर पे बर्डन था ना पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट पे, उन्होंने उसका रोल ही लिमिटेड कर दिया। अब पॉलिसी प्रोवाइडेड ईजियर एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल। अब जो एमएनसीज आने लगी उससे हमारा इंडिया का एफडीआई बढ़ने लगा। ये एक इसका आउटकम था। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रिमूवल ऑफ एसेट लिमिट ऑन एमआरटीपी कंपनीज, लिबरल लाइसेंसिंग। ठीक है, जब हमने लिमिट कर दी एमआरटीपी क्या था, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसको जब हमने लिमिट कर दिया तो इससे हमें लिबरल लाइसेंसिंग। अरे ये देखो कितने प्यार से मैंने लिखा है, इतनी सुंदर राइटिंग है ना। थैंक यू सो मच, आप तारीफ कर रहे हैं मेरी। चलो ये भी पढ़ेंगे, अभी पहले ये करते हैं। तो द पॉलिसी प्रोवाइडेड ईजियर एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ एसेट्स, लिमिट ऑन एमआरटीपी कंपनीज, लिबरल लाइसेंसिंग, ये बिल्कुल समझ आ गया। अब एज दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज कॉम्पिटिशन दैट लेड टू लोअर प्राइजेज मतलब कि कम प्राइजेज आने लगे। क्यों? क्योंकि अब भाई अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ने लगी इन मैनी गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक प्राइजेज। दिस बॉट डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने क्या कर दिया, पीएसयू से हटा के इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे सारे सेक्टर ओपन कर दिए, सो दैट कि सब कंपटीशन में पार्ट ले सकें। तो पॉलिसी ने फॉलो किया स्पेशल एफर्ट टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। तो इसने क्या किया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EOU, SEZ, ये सब हमने पढ़े हुए हैं ना बीकॉम में, तो वही सब इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, इजी। अब देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ना आपके समझने के लिए लिखा है, इसको एक एक दो दो लाइन में जस्ट डिस्क्राइब किया है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ 5 सेकेंड्स का पॉज लिया है, आप इसको पढ़ लेना। अब ये है मेरिट्स, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो मैंने ऊपर से पढ़ते ही चले आए हैं ना, वही है ये। अब देखो कंपटीशन पॉलिसी, क्यों हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई आगे इन्होंने ये सब बोला है कि कौन कौन से वो न्यू मेजर्स स्टार्ट किए थे उन्होंने। तो देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी हम पढ़ चुके, इसमें है हमारा एक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एक ये फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है, पब्लिक सेक्टर है। तो जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो है कंपटीशन पॉलिसी। 1 मिनट में अभी बताती हूँ आपको कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको ये ना लगे ना कि मैम आलतू फालतू के ज़्यादा पढ़ाते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन की फोकसेस के लिए, तो इसमें पहला है हमारा इंडस्ट्रियल मतलब कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन पॉलिसी। अब देखो इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। कंपटीशन पॉलिसी एक ये गया, एक ये गया। इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। इस डायग्राम को अगर आप बनाना चाहते हो ना, मतलब एग्जाम में बना सकते हो ना, तो दैट्स मतलब इसमें एग्जामिनर को पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी कि बच्चे ने पढ़ाई की है, और हाँ ये डायग्राम एकदम परफेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेगुलेशन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रेगुलेशन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है हमारी माइक्रो पॉलिसी। ठीक है, एक है कॉम्पिटिशन एंटी ट्रस्ट लॉ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रमोट डी रेगुलेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। प्रमोट करते हैं डी रेगुलेशन और प्रमोट मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड को छूट देना, और प्रमोट करना डी रेगुलेशन को। ठीक है, एक है प्रिवेंट। रेगुलेशन से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। ठीक है, अब है उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डी रेगुलेशन। अब है प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट। जब हमने एंटी ट्रस्ट लॉ बनाया उसमें ही आ गया हमारा एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट। अब देखो ये दोनों को मिला के क्या हुआ, फॉस्टर मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर वेलफेयर। कैसे, बाय मेंटेनिंग एनकरेजिंग प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिशन। अब देखो क्यों क्यों किया हमने कंपटीशन पॉलिसी, वाई कंपटीशन पॉलिसी, तो ये डिफाइन करती है एज दोज गवर्नमेंट मेजर दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एंटरप्राइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। इट इज टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड मैक्सिमाइज वेलफेयर, सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सो इजी, समझ आ गया होगा कि क्या है इसमें कंपटीशन पॉलिसी है क्या, जस्ट अफेक्ट करती है बिहेवियर ऑफ एंटरप्राइज को। देखो कंपटीशन क्या होता है आप लोगों में भी कंपटीशन होता है, तो आपका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है कि भाई इसको अगर इसके ऑफिस में प्रमोशन मिला तो मुझे क्यों नहीं, तो आप भी उस कंज्यूमर सरप्लस पर जाने की कोशिश करते हो। सम ऑफ सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट,
ये होता है हमारा कंपटीशन पॉलिसी। अब देखो इसमें से सर मैं एक मेन पॉइंट पढ़ाऊंगी। देयर आर 3 मेन एरियाज, 3 मेन एरिया हैं इसके। रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक मिनट, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज और मर्जर्स, बस। रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस का ये दिया हुआ है। और अगर आपको और आगे पढ़ना है मोनोपोलीज तो इसका मोनोपोलीज का भी है, और रेगुलेशन ऑफ मतलब मर्जर का है, तो मर्जर का अगली स्लाइड में होगा जो कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या निकला इसका। रिजल्ट है हमारा मार्केट एंड कंपटीशन रिफॉर्म्स फोस्टर एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन key sectors, deter anti-competitive business practices and minimize distorted government interventions in the market. Such reforms improve market contestability, lead to the entry of new firms, expansion of efficiently operating firms, and changes in the behavior of the firms with market power. दो अब जो रिजल्टिंग इम्प्रूवमेंट आया, मार्कअप बेनिफिट्स दोनों ही किसके लिए, फर्म्स के लिए भी और हाउस होल्ड के लिए भी, एंड लीड टू पोटेंशियल इंक्रीज इन द सेक्टर प्रोडक्टिविटी, डायनामिक एफिशिएंसी विद इन द फर्म्स एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी बिटवीन फर्म्स, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशंस। तो देखो इससे क्या पता चला कि ये सारे जो चेंजेस हैं इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया इनटू एग्रीगेट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है, ये केनिया का आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ रिजल्ट में इतना ये अगर आपको समझ आ चुका है ना तो ये मोर देन सफिशिएंट है। एंड में 3 लाइन लिख सकते हो, दैट्स इट। ये लाइन तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। मार्केट और कंपटीशन रिफॉर्म्स फॉस्टर करते हैं एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन की सेक्टर। ठीक है, सो आज हमने क्या किया है अपना इंडस्ट्रियल, ये ज़रूर देख लेना, मैंने इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है सो दैट कि आप थोड़ा सा अप्रिसिएशन दें। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे।